वेलकम स्टूडेंट्स। द प्रेप हैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। यहाँ पर जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, खासकर अभी जो हाल में सीयूईटी एग्जामिनेशन में जो अपेयर होने वाले हैं, या एसएससी, रेलवे, वनडे, कोई भी बिहार स्पेशल जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जीके जीएस का जो पोर्शन होता है खासकर, उसको लेकर हम लगातार ये आपके साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री अभी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया टॉपिक को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल नए हैं या किसी माध्यम से पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप पहले तो प्रेप हैक जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि कोई भी क्लास से जहाँ से जाएगी, अन्य सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप ससमय उसको देख पाएंगे। तो इतना कामों को पहले करना है। इसका चैनल का लिंक उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनका भी कल्याण थोड़ा हो जाए, इसको विशेष ध्यान रखना है। एग्ज़ाम की जो नीड है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, अभी का जो पैटर्न है, और पूरा नए पैटर्न को आधारित करके एमसीक्यू को हमने या पीवाईक्यू को हमने क्या किया है, एनालाइज करके तब आपको डिलीवर करें। जितना नीड है उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत अधिक ज्ञानी बनाने की या बहुत अधिक ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम पास करना है, एवरेज नॉलेज आपके पास हो, वो हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, आज का जो हमारा सिलेबस है वो है मॉडर्न एम्पायर। इससे पहले का सेक्शन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, टोटल आपको कराया जा चुका है। मॉडर्न से शुरू करेंगे। मॉडर्न के पहले आपको हम मैप दिखाते हैं। सबसे पहले मैप में समझाते हैं क्या पहले कंडीशंस था, उसको एक बार रिकॉल करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक मैप आपके सामने है, हालांकि थोड़ा हो सकता है विजुअलिटी में कोई दिक्कत हो, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। ये तक्षशिला है, ठीक है। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, उज्जैन है, सांची है, बोध गया है, पाटलिपुत्र है। मान के चलना है कि जो ब्लू कॉर्नर आपको दिख रहा है ये मौर्यन एम्पायर है। शुरुआत में मौर्यन एम्पायर का एरिया थोड़ा कम था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, सेल्यूकस निकेटर को जब हराएगा 305 बीसी में, तब जाके ये एरिया इस प्रकार होगा। यहाँ पर कलिंग को थोड़ा छोड़ना है, यहाँ कलिंग थोड़ा कवर कर दिया गया, लेकिन कलिंग बाद में अशोक ने क्या किया था, कलिंग को अटैक किया था। तो ये जो राजधानी, ये मेच्योर फेज का, आपका जो मेच्योर फेज है उसका पॉलिटिकल ये मैप आपको दिखाया गया है। ये मॉडर्न एम्पायर से, मॉडर्न एम्पायर में देखिए, पहले इससे पहले जो हम कर रहे थे तो हमने बुद्धिज्म जैनिज्म सेक्ट की चर्चा की थी, बौद्ध जैन धर्म का क्या योगदान रहा था उसकी हमने चर्चा की थी। उससे पहले मगध राज्य के उत्कर्ष को बताया था, और हर्यक डायनेस्टी की चर्चा हमने की थी, शिशुनाग डायनेस्टी की चर्चा की थी। और यहाँ पर ध्यान रखना है, उस डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी में हम आए थे, तो महापद्म नंद और नंद डायनेस्टी में धनानंद की हमने चर्चा की थी। धनानंद के समय ये जो एरिया है वो भारत का पार्ट नहीं था, धनानंद का बाउंड्री इस एरिया में फैला हुआ था, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होगा, क्योंकि उस समय सिकंदर अटैक करता है भारत के इस नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से, इन्वेड जब उसका होता है, उस दौरान नंद वंश का जो राजा होता है धनानंद होता है। तो धनानंद को चाणक्य जाके कहता है कि आप भारत के सम्राट हैं और आपको क्या करना है, भारत पर अटैक हो रहा है, विदेशी अटैक हो रहा है, तो फॉरेन इन्वेड को आपको रोकना चाहिए, और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, अखंड भारत का निर्माण करूंगा। लेकिन धनानंद एक विलासी शासक है, अहंकारी शासक है। उसने धनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का अपमान किया था। तो चाणक्य उसी वक्त से एक नए राजा की खोज में थे, ऐसे राजा के खोज में थे जो भारत को पॉलिटिकल बाउंड्री को एकजुट कर सके, अखंड भारत का निर्माण कर सके, और भारतीय लोगों को इन यूनानियों से मुक्ति दिला सके। चंद्रगुप्त मौर्य मुक्ति दिलाता है, इसलिए भारत का मुक्तिदाता उसको कहा जाता है। यूनानियों को खदेड़ के क्या करेगा, इस बाउंड्री के बाहर धकेल देगा, ध्यान रखना है। ये सब चीजें चंद्रगुप्त मौर्य के समय होगा। इससे पहले कंडीशंस क्या है, बहुत ही ज्यादा कंडीशंस खराब रहे हैं, क्योंकि बार बार इस एरिया से भारत पर इन्वेड हो रहा है। इस इन्वेजन को रोकने के लिए कौन पहली बार प्रयास करेगा, तो प्रयास करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और बाद में इस सीमा को सुरक्षित करेगा। मौर्य डायनेस्टी के बाद भी कई बार अटैक्स होंगे, गुप्तोत्तर काल में भी, गुप्त काल में भी अटैक होते चलेंगे। अटैक्स आपका रुकना नहीं है। इससे पहले भी इंडो ग्रीक ये सब अटैक कर चुके रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अटैक्स होता है, मेन अटैक होता है सिकंदर का। सिकंदर के बाद एक लंबी एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जो इस क्षेत्र पर अटैक करेंगे। पहले टॉपिक में आते हैं, पहले हम ओरिजिन्स की चर्चा करते हैं। ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, रिट्रीट फ्रॉम इंडिया, पावर वैकम वाज लेफ्ट इन द नॉर्थ। देखिए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कोई ऐसा राजा नहीं है जो एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल विजडम के साथ खड़ा हो, या उसके पास इस प्रकार का कोई विजन हो जो पूरा एरिया को एकत्र कर सके। वैसा कोई राजा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग शासक शासन कर रहे हैं, उनमें यूनिटी का अभाव है, और क्षेत्र को लेकर आपस में परस्पर स्ट्रगल वो कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे।
इसका लाभ उठा के सिकंदर ने क्या किया, भारत पर अटैक करने का योजना पहले बताया, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो जैसे आएगा तो भारत के क्षेत्र में चूंकि वहां पर कोई ऐसा शासक नहीं है जिसको हरा सके, तो वहां पर अटैक करेगा तो एकमात्र राजा होगा पोरस, जो कश्मीर के क्षेत्र का राजा है, और वो झेलम नदी के पार्ट और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस पार्ट का क्या है, शासक रहता है। उसका एक दामाद होता है राजा आम्भी, जो कि अफगानिस्तान के साइड में एक शासक होता है। आम्भी बिना लड़े हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार करेगा, सिकंदर को न्योता भी देता है, सिकंदर की मदद भी करता है और कहता है कि भारत पर तुम अटैक करो, तुमको शस्त्र से, तुमको अस्त्र से, तुमको सेना से हम मदद करेंगे, रास्ता भी दिखाएंगे। उसकी मदद से जैसे अटैक करेगा, झेलम नदी के किनारे पोरस से उसका लड़ाई होता है, हाइपरडिज का युद्ध होगा और इस युद्ध में पोरस हारा जाएगा। ये कहानी आप जानते हैं। पोरस के हारने के बाद व्यास नदी को सिकंदर की सेना पार करना चाहेगी, लेकिन उस वक्त क्या होता है, आसपास चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, वहां के स्थानीय शासकों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत कुछ साइकोलॉजिकल गेम खेल के व्यास नदी को पार करने से रोकने का पूरा योजना बनाता है और सिकंदर के सेना में ये भर देता है कि व्यास नदी को जिसने भी पार किया है उसके पूरा राज्य समाप्त हो चुका है। सिकंदर की सेना को याद दिलाता है कि तुम बहुत दिनों से लड़ रहे हो, तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है घर पर, सोचो क्यों संघर्ष कर रहे हो, कुछ होना नहीं है। कुछ प्रतीक चिन्ह है उसको जला कर उनको किसी तरह क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल माइंड में भर देंगे कि नंदों की सेना काफी विशाल है, अगर तुम भारत के इंटीरियर पार्ट में जैसे ही हमला करोगे, नंद डायनेस्टी का सेना इतना विशाल है कि तुमको गाजर मूली की तरह काट देंगे और तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का भय व्याप्त करते हैं। लास्ट में सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी। सिकंदर अकेला जीत नहीं सकता है, उसकी सेना को बात को उसको मानना होता है। सेना की बात मानकर फिर वापस वो चला जाएगा। जाते वक्त रास्ते में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिन जिन लोगों से संघर्ष करके उसको युद्ध में हरा के आगे बढ़ा था, उन लोगों ने वापस सिकंदर की सेना पर अटैक करेगा। सिकंदर का सेना भी तहस नहस हो जाता है। यहाँ तक आप जानते हैं। तो हमने बताया कि नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट का एरिया कमजोर है और वहाँ का कोई भी एक ऐसा बलशाली शासक नहीं है, रूलर नहीं है। इसी कारण सिकंदर को मौका मिलता है, अटैक कर देंगे। फाउंडर यहां पर जो इस एरिया में अटैक होगा, उसके बाद यहां हम चर्चा करते हैं नॉर्थ वेस्ट से इधर आइएगा तो मगध में एक राजा है, उसका नाम है धनानंद। धनानंद आराम से बैठा रहेगा, उसको लगेगा कि जब सिकंदर अटैक करेगा तो हम देख लेंगे, लेकिन सिकंदर को अटैक करने का नौबत नहीं आता। व्यास नदी को बिना पार किए वापस वो लौट जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, अपने एक मंत्री, अपने एक सलाहकार, अपने गुरु चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, इनकी सहायता से क्या करता है, एक वंश की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का जो एम्बेलम होता है वो मोर होता है, मोर नामक पक्षी। और इसके बारे में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कुल का, मौर्य गणतंत्र का एक राजकुमार था। ये सब कहानी है, ध्यान रखना। इसके बाद इसने क्या किया, नंद डायनेस्टी के, मगध डायनेस्टी के जो धनानंद जो शासक था उसको हराएगा और पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लेगा। मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। चंद्रगुप्त का रीजन कौन होगा, किस राइन में वो शासन करेगा, तो कंकर्ड द इंडस वैली एंड सिक्योर द टेरिटरी विथ सेल्यूकस निकेटर, गेनिंग टेरिटरीज इन मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। ध्यान रखना है 300 जब सिकंदर वापस लौटेगा तो सिकंदर लौटने वक्त अपने एक सेनापति, इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, उसको कुछ क्षेत्र, यहाँ का कुछ क्षेत्र उसको प्रदान कर देगा। इस एरिया का उसको राजा बना देगा और कहेगा कि जो क्षेत्र हमने जीता है उसको आधार बनाकर तुम शासन करो। सिकंदर लौट जाएगा, सेल्यूकस निकेटर इस क्षेत्र में आएगा। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहेगा क्योंकि उसके मन में कसस है कि उसने क्या किया था, इस पार्ट को जीतने में असफलता प्राप्त की थी। सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया था। वो क्या करेगा, 305 BC में मौका का मतलब अवसर का लाभ उठाते हुए क्या करेगा, वो अटैक करेगा। इसमें उस वक्त राजा कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बीच में युद्ध होगा और उस युद्ध में, हाइपरडिज के युद्ध में क्या होता है, सिकंदर क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है और उसके 4 एरिया को जीता है, हेरात, मकरान, काबुल और कंधार। 4 एरिया उसको दहेज में भी मिलता है, मतलब जीतता भी है। सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार में देता है। हाथी क्यों देता है, क्योंकि बाद का जो एरिया जहां पर सेल्यूकस निकेटर शासन करेगा, दुर्गम क्षेत्र है, तो हाथियों से उसको वहां पर मूवमेंट के लिए उसको थोड़ा फायदा मिलेगा, तो हाथी की मांग करेगा। अपनी बेटी हेलेना की शादी कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य से। और मौर्य डायनेस्टी का एरिया अचानक कहां तक, उसके उस 4 प्रांत को जीत के हम कहां चले जाएंगे, अफगानिस्तान तक पहुंच जाएंगे। बलूचिस्तान पूरा, मतलब अभी का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो एरिया है, सब कॉन्टिनेंट पूरा किसके, मॉडर्न डायनेस्टी के अंतर्गत होगा। चंद्रगुप्त मौर्य उसको जीत जाएगा। फिर देखिए यहां पर आगे
इसमें इस एरिया को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का क्या काम होगा वो सब आगे हम चर्चा करेंगे, विशेष यहाँ नहीं जाना, बस इतना ही जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी में शासक बनेगा। 322 में लगभग लौट जाता है कौन, सिकंदर। तो 323 से लेकर 298 तक यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होगा, बिफोर कॉमन एरा में। इस दौरान उसके द्वारा उसका जो अमात्य है उसका नाम है चाणक्य। चाणक्य क्या करता है, विभिन्न प्रकार के प्रशासन की स्थापना कर देगा, सप्तांग थ्योरी करेगा, 7 प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करेगा। और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य को एकीकृत करने के लिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने का काम किया। और उसी दौरान चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक विजनरी किंग है और उसके पास एक ऐसा मंत्री है जो अर्थशास्त्र का लेखक भी है, राजनीति शास्त्र पर अच्छे अध्ययन ज्ञान है, कुटिलता के कारण उसको कौटिल्य भी कहा गया। उसकी सहायता से वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, पूरा एरिया का शासन अच्छा करेगा। वो सब हम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यहाँ बस व्यक्ति विशेष को कवर कर रहे हैं। इसके बाद 298 में अचानक यहाँ पर पाटलिपुत्र में अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा तो पाटलिपुत्र में अकाल का कारण जो भी रहा हो, नेचुरल डिजास्टर रहा हो, जो भी कारण हो, कारण के कारण चंद्रगुप्त मौर्य काफी दुखी होगा तो वो अब हर चीज के लिए आत्मग्लानि लेना शुरू करेगा कि मेरे कारण ऐसा हुआ है। उसको उस वक्त भद्रबाहु नामक एक जैन भिक्षु है, उसने उसको समझाया कि देखिए दुखी का किसी प्रकार का जो आपदा था उसके पीछे राजा का तो चलो ठीक है रोल है, लेकिन जनता का भी रोल है। उसके कुछ कर्म ऐसे रहेंगे इसलिए आपदा आया है, तो आपको ज्यादा विशेष लोड नहीं लेना है। तो यहां पर क्या होगा, जैन भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार करेंगे। भद्रबाहु अकाल के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा पाटलिपुत्र, उनको लेकर चला जाएगा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके ये संथारा पत्ती के द्वारा भोजन को त्याग करके इन्होंने शरीर का त्याग किया। 298 बीसी में अपने पुत्र बिंदुसार को पूरा क्षेत्र सौंप के चले जाएंगे। बिंदुसार क्या करेगा, सीलर ऑफ इनिमेजी जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको हटाएगा। वो एक्सपेंड द एम्पायर साउदर्न वास्ट इनटू द डेक्कन प्लेटू। वो क्या करेगा, इंडिया के साउथ क्षेत्र में एक्सपेंड करना शुरू करेगा, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट को जीत चुका है चंद्रगुप्त मौर्य। आपका ईस्टर्न पार्ट लगभग ऑलरेडी इसके पास है, तो साउदर्न मोस्ट पार्ट में कुछ कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक है, उनको जीतना वो शुरू करेगा। और लास्ट में आटविक जनजाति के एरिया तक, मतलब हम कर्नाटक के स्वर्णगिरी तक का जो क्षेत्र होगा इसके समय में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। शुरुआत करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा बिंदुसार, लेकिन बिंदुसार कुछ विशेष और भी एक्सपेंशन नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि बिंदुसार के समय भी चाणक्य रहता है, तो जितना काम करना है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से करवा लिया। इसके समय क्या करेगा, जो टेरिटरी मिलेगा उसको सुरक्षित रखने का काम करेगा। इसके बाद टेरिटोरियल पीक होगा, जितना जो टेरिटोरियल है मतलब एरिया है उसका पीक किसके टाइम में आएगा, बिंदुसार के समय में। एट इट्स हाइट द एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपेक्ट फॉर द एक्सट्रीम साउथ। जो दक्षिणी भारत के 4 राज्य है, चेर, चोल, पांड्या, इनको छोड़ दिया जाए, केरल पुत्र को छोड़ दिया जाए, तो बाकी दक्षिण भारत का पूरा राज्य किसमें आ जाएगा, मॉडर्न एम्पायर के अंतर्गत आ जाएगा। ये कब होगा, अशोक के समय तक ये पूरा फुलफिल कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सेंट्रलाइज पावर, देखिए राजा बहुत ही पावरफुल है, तो राजा जब भी अपने प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का विकास डेवलपमेंट करेगा तो राजा सारा का सारा पावर राजा अपने अंदर निहित रखेगा। और राजा क्या करेगा, अपने नीचे हायरार्की को क्लियर करेगा, हायरार्की बनाएगा। उस हायरार्की में हर जो पोस्ट होगा वो राजा से डायरेक्ट क्या होगा, रिलेट कर पाएगा। राजा डायरेक्ट अंतिम पोस्ट के व्यक्ति से भी बात कर सकता है, राजा जासूस भी रखेगा, राजा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में कुछ ना कुछ लायबिलिटी दे के रखेगा। और पावर कंट्रोल एंड शेयर वाला जो सिद्धांत होगा यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत करेगा, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। द इंपेरर हेल्ड सुप्रीम ऑथोरिटी, सबसे अधिक पावरफुल, सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको महामंत्री परिषद करेंगे। तो मंत्री परिषद में जितने जो मंत्री होंगे, मतलब अभी के समय में प्रधानमंत्री और भी मंत्री हो सकते हैं ना, उसी प्रकार इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से कौन शासन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य शासन करेगा। अर्थशास्त्र जो इसके प्रशासन के बारे में, इसके अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानकारी देता है, अर्थशास्त्र चाणक्य लिखेंगे। चाणक्य ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में, यहाँ पर टोटल का टोटल एम्पायर का ब्लूप्रिंट अर्थशास्त्र में मिलता है। तो अर्थशास्त्र अगर पढ़ेंगे 113 अधिकरण में बांटा हुआ है, बहुत सारा पार्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है, 180 ऐसे चैप्टर्स उसमें कुछ दिए गए हैं। हर अर्थशास्त्र में जितना जो लिखा हुआ है वो टोटल का टोटल यहाँ पर मॉडर्न
फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लीमेंट किया गया चीज है, तभी अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ का टोटल इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रोविंशियल सेटअप। अब देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, राजा हर जगह तो मूव नहीं कर सकता है, तो राजा क्या करेगा, जहां जहां एरिया पर राजा कब्जा करेगा वहां पर प्रोविंस बनाएगा। हर प्रोविंस में जो इंपॉर्टेंट उसके करीबी लोग होंगे, जिस पर वो भरोसा कर सकता है, रिलायबल लोगों को क्या करेगा, उस पोस्ट पर रखेगा, पावरफुल लोगों को उस पोस्ट पर रखेगा, ताकि प्रांत का भी पकड़ अपने हाथ में इसके बना रहे। यहां देखिए क्या करता है, डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, लास्ट में अशोक एक और 5वां जोड़ देगा। तोसली, उज्जैन, तक्षशिला और स्वर्णगिरी। तोसली कहां पर है, तो अफगानिस्तान, यहां देखेंगे तोसली की चर्चा करेंगे, तो तोसली तुम्हारा कहां हो जाएगा, ये जब हमारा जीतेंगे, कब जीते, कौन जीतेगा, उड़ीसा का जब एरिया जीतेंगे हम, तो यहां उड़ीसा के एरिया में तोसली, मतलब कलिंग को जीतने के बाद तोसली को अपना पूर्वी राजधानी बना देगा। उज्जैन मिडिल वाला हो जाएगा, तक्षशिला नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट का होगा, स्वर्णगिरी कर्नाटक का क्षेत्र का होगा। तो पांचों प्रोविंस सेंट्रल, प्राची जो मेन होगा वो पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के पास 4 और लेग्स हैं, जो चारों ऐसे मेन प्रोमिनेंट सेक्टर को क्या करता है, यहां पर राजधानी को जोड़ देता है। इसका मतलब है कि 4 प्रांत को बनाकर, राजधानी बनाकर, प्रोविंशियल कैपिटल बनाकर शासन कर रहा है। ठीक है, यहां पर आगे देखिए, ए सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ स्पाइज मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक जासूस की व्यवस्था भी करता है। जासूस 2 प्रकार के हैं, संस्था और चर। तो संस्था भी और संचार भी है। संचार जो है घूम फिर के जासूसी करेगा, संस्था मतलब एक जगह रुक के राजा के पूरा का पूरा राजा को इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि राज्य में क्या हो रहा है। ये संस्था जो है पदाधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी गुप्त सूचना राजा को देगा। प्रजा उस राजा के बारे में क्या बात कर रही है उसकी भी सूचना राजा को देगा। मतलब राजा इतना ज्यादा औचक है, इतना ज्यादा सतर्क है कि उसको पता है कि राजा के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका खबर उसको जासूस के जरिए मिल रहा है। समय से पहले किसी भी रिवोल्ट को, किसी भी क्रांति को रोकने के लिए राजा क्या है, सक्षम हो सकता है अपने स्पाई के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनर सर्किल का पाथ है। कौन कौन होगा, तो इनका मंत्री परिषद टॉप पर होगा। पहले किंग होगा, किंग को अशिष्ट सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, इसको कहा जाएगा मंत्री परिषद। मंत्री का काम क्या है, द हायर मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी चाणक्य है, चाणक्य प्रधानमंत्री का काम करेगा, तो हायर मिनिस्ट्री कौन होगा, जिसको मंत्री बोलेंगे, चाणक्य है। पुरोहित, ये चीफ प्रीस्ट, मुख्य पुजारी होगा, और इंटरनल और रिलीजियस मैटर पर पुरोहित क्या करेगा, राजा को सलाह देगा। दूसरा सेनापति, ये कमांडर इन चीफ होगा। राज्य का मिलिट्री पूरा का पूरा इसके अधीन काम करेगा, राजा के अंदर डायरेक्टर रहेगा। और राज्य में सेना, किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्सेशन करना है, मिलिट्री किसी भी सर्विसेज को जो प्रोवाइड कराता है, वो सेनापति क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। राजा आदेश देगा, इनको क्या करना है, उसका आदेश का इंप्लीमेंट करना है ऑर्डर को। युवराज जो राजा का पुत्र होगा या राजा के करीबी, तो ये क्राउन प्रिंस, मतलब इनको भी क्या हुआ, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो जो मेजर प्रोविंस होंगे, जो राजधानी के करीब होंगे, तो एज अ राजा चूंकि बनना है, तो ट्रेनिंग के लिए क्या करेंगे, अपने पुत्र को युवराज या प्रांतपति के रूप में उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो युवराज का वो काम होगा। ऑफन सर्व एज अ वायरस इन अ मेजर प्रोविंस टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। मैंने पहले बताया, अनुभव प्राप्त करने के लिए इनको पहले प्रांतपति बनाया जाएगा, युवराज को, ताकि उनको बाद में शासन करना है, राजा बनना है, तो पहले सीखो। जैसे अभी आजकल मंत्री बनाते हैं, अपने बेटा को पहले विधायक बनाएंगे। विधायक मतलब कोई मुख्यमंत्री, अभी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई मंत्री क्या करता है, बेटा को ट्रेनिंग देगा तो पहले छोटा सा पोस्ट उसको देगा। एक्सपीरियंस जब होते जाएगा तब उसको सिखा देगा, जब देख ले कि हाँ अब ये बहुत ज्यादा सीख चुका है, तब जाकर उसको क्या करेगा, मेन पोस्ट देगा। अब यहाँ रैंकिंग क्या क्या है सेंट्रल ऑफिसर का, जिसको अध्यक्ष के नाम से जाना गया है। ऑफिशियल टाइटल यहाँ डिपार्टमेंट है। इस सन्निधाता नाम है। सन्निधाता का काम क्या है, तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है। राज्य में जितना जो खजाना होगा, जो जमा होगा पैसा, उसका हिसाब किताब सन्निधाता रखेगा। स्टेट रेवेन्यू मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्टेट रेवेन्यू एंड द अपकीप ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एंड ग्रेनरीज। अन्न का भंडार, पैसा का भंडार, कोष, राजकीय कोष का मालिक जो होगा उसको बोलते हैं सन्निधाता। ठीक है, समाहर्ता, ये कलेक्टर जनरल है। हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, कृषि एग्रीकल्चर टैक्स को वसूलने वाला काम होगा। चार्ज ऑफ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स, पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट करेगा और उसको अकाउंट को मेंटेन करने में इसका जिम्मेदारी होगा, इसको समाहर्ता बोलेंगे। यहां पर अक्ष पटलाध्यक्ष है, तो अक्षल पटलाध्यक्ष का नाम क्या है, इसका काम क्या होता है, कीपर ऑफ सेंट्रल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट। अभी के कैग का जो चर्चा करते हैं ना, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा करता है, ऑडिटिंग का काम, तो ऑडिटिंग का काम क्या करेगा, ये करेगा। दूसरा
यहाँ पर सीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि होगा, राज्य के अंदर में जो भूमि होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीताध्यक्ष बोलेंगे। राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में भूमि रहेगा, उसका उपज और उसका जो फायदा होगा राजा को मिलने वाला है। यहाँ पर पंड्याध्यक्ष देख रहे हैं, पंड्याध्यक्ष का मतलब है सुप्रीडेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार वाणिज्य का जो देख रेख करेगा उसको पंड्याध्यक्ष बोलेंगे। पौतवाध्यक्ष है सुप्रीडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर, माप तौल का जो मालिक होगा, ताकि मार्केट में फ्रॉडगिरी ना हो, माप तौल पूरा फिक्स रखे, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज ना हो ना पाए, उसको देख रेख करने वाला कौन होगा, पौतवाध्यक्ष होगा। ठीक है। नवाध्यक्ष होगा सुप्रीडेंट ऑफ शिप्स एंड मेरीटाइम ट्रेड, जो भी शिप होगा, जो नौकायान से जो प्राप्त होता है व्यापार वाणिज्य का जो रोल होगा वो कौन देखेगा, ये देखेगा। मतलब जलीय व्यापार चाहे अंतर इंटर स्टेट में हो चाहे बाहर में हो, उन सभी पर कंट्रोल यही रखेगा। ठीक है। शुल्काध्यक्ष कलेक्टर ऑफ टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज, सड़क बनाएगा, निर्माण बनाएगा, तो वहां से व्यापारी जाएंगे तो चुंगी कलेक्टर के राज्य के खजाने में जमा कराएगा, तो इनका ये रोल होगा। ये ऑफिसर्स है सेंट्रल्स वाले। अशोका द ग्रेट, अब अशोक आता है तो क्या करेगा, तो सबसे पहले नॉन फॉर हिज एग्रेसिव एक्सपेंशन, अशोक इसलिए भी जाना जाएगा कि वो शुरुआती दौर में अपने साम्राज्य की पॉलिटिकल बाउंड्री को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करेगा। जैसे शुरुआती दौर में लगभग वो 5-6 साल तक तैयारी करेगा कलिंग को जीतने का, तुरंत कलिंग पर अटैक नहीं करेगा। जानता है कि कलिंग महापद्म नंद एक बार अटैक किए हुए थे, लेकिन बाद में फिर उनसे छूट गया था, तो कलिंग को जितना आसान नहीं था। तो पहले योजना बनाएगा, कलिंग में अपने जासूस को भेजेगा, पूरा इनपुट्स अपने पास पहले इनपुट्स अपना मंगवा लेगा, देख लेगा, तैयारी करके तब कलिंग पर अटैक करेगा 261 BCE में, और कलिंग को जीतेगा। उस जीत में इतना हिंसा होगा इसके हाथों से और इतना ब्लड शेड होगा जिसको देख के बाद में परिवर्तित होगा इसका धन, आत्मगलानी होगी, लास्ट में बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा। यही रियलिटी है? नहीं, रियलिटी यह है कि युद्ध में वो अब मरते मरते बचा, तो उसको लगा कि अब युद्ध में हम डायरेक्ट राजा जाएगा तो राजा खत्म, तो इसका मतलब साम्राज्य खत्म, तो युद्ध से अपने आप को दूर करेगा और सेना को भंग नहीं करेगा। अब जितना जो काम करवाना है सेना से ही करवाएगा। आगे हम बताएंगे कहानी के तौर पर। यहां देखिए कलिंग वार 261 BC में ए ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट दैट रिजल्टेड इन मैसिव लॉस ऑफ लाइफ। यहाँ पर राजा के मन में, अशोक के मन में एक प्रकार का आत्मग्लानि का भाव आता है, रिट्रोगेटिव होता है, बहुत अधिक परेशान होता है और जाके लास्ट में क्या करता है, बौद्ध धर्म की शरण जाता है और बौद्ध धर्म के शरण में उसको शांति मिलती है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा और उस धर्म को राज्य के धर्म में, बौद्ध धर्म को राज्य धर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कुछ अच्छे अच्छे धर्म का जो मेन पॉइंट होगा उसको शामिल करके और धम्म महामंत्र की नियुक्ति करके धम्म का प्रचार करवाना शुरू कर देगा। क्या बदलाव होता है? हॉन्टेड बाय द कार्नेज अशोका रिनाउंस्ड वायलेंस एंड कन्वर्टेड द बुद्धिज्म। सीधा बता दिए क्यों अशोक अपने को क्यों चेंज करेगा, ये अनाउंस करेगा और अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में क्यों बदलेगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि युद्ध सब चीज का समाधान नहीं है, युद्ध करेंगे तो हो सकता है राजा का भी जान जा सकता है। तो इसने क्या किया, युद्ध की नीति को छोड़ के, चूंकि अंतिम ही क्षेत्र तो जितना था, बाकी तो सारा एम्पायर इसके पास ही, सिर्फ कलिंग को जितना बाकी है, कलिंग को जीतने के बाद इसका लक्ष्य टारगेट पूरा हो गया। अब कहीं जीतना है नहीं, आटवी की जनजाति को ऐसे भी इसको नहीं जीतना था, तो क्या करेगा, बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा, बौद्ध धर्म का जो एटिकेट शिष्टाचार है वो जनता में इनरोल करना शुरू करेगा। सारी प्रजा मेरी संतान है, जनता को नैतिक शिक्षा देगा, गुरुओं का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचा देगा, लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक कर देगा कि लोग कोई क्राइम नहीं करेंगे, क्राइम नहीं करेंगे तो पुलिसिंग की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसका जीरो हो जाएगा। प्रजा को इतना ईमानदार कर देगा कि प्रजा टैक्स देने के लिए कोई टैक्स छिपाएगा ही नहीं, जो इनकम होगा ईमानदारी से राजा के खजाना में जमा करेगा, तो राजा का राजस्व का सोर्स बढ़ गया, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, राजा समृद्ध होगा, राजा उसका यूज क्या करेगा, अपने क्षेत्र के विस्तार में करेगा, राजा उसका यूज करेगा अपने शक्ति को बढ़ाने में। ठीक है, यहां देखिए आगे धम्म का, ही प्रोमोटेड अ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट, जिसको धम्म बोला जाएगा, बेस्ड ऑफ नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। कुछ नहीं है, अभी के संदर्भ में आपको जो एटिकेट का शिक्षा या आपको मोरल वैल्यूज जो सिखाए जाते हैं वही का वही प्रयोग किया जाएगा जनता में अशोक के द्वारा। इसमें राज्य की जनता को एटिकेटेड बनाने की कोशिश की जाएगी, जनता को मोरल वैल्यूज दिया जाएगा, जनता से अपील किया जाएगा कि तुम सुधरोगे तो पूरा राज्य सुधरेगा। कहेगा चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, माता पिता की सेवा करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, साधु संतों का भी सम्मान करना है, राज्य को सही समय पर टैक्स पे करना है, रूल एंड लॉ को मेंटेन बनाए रखने में अधिकारियों की सहायता करनी है, धम्म को अपनाना है, धम्म को क्या करना है, सर्व करना है अपने तरफ से व्यक्तिगत तौर पर। ये सभी के सभी उस समय के मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं, जिसको अशोक क्या करेगा, राज्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में इनका
यूज कर लेगा इनपुट्स के रूप में। यही अशोक का मेन कारण, इसीलिए इसको अशोका द ग्रेट कहा गया है। मोरल वैल्यू के द्वारा कॉन्फिडेंस जगा के लोगों के अंदर एक प्रकार का जज्बा कायम करके अशोक ने क्या किया था, उनसे अपना टोटल का टोटल बिना किसी खर्च का एक्स्ट्रा इनकम अपने पास जनरेट कर लिया था अशोक, और उसका यूज करेगा राज्य के विकास में, फॉरेन पॉलिसी को संचालित करने में, अलग अलग जगह पर अपना एम्बेसडर भेजेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराएगा, इससे टूरिज्म इसका बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए व्यापार वाणिज्य पहले इंटर स्टेट था, उसको क्या करेगा, अन्य देशों के साथ शुरू कर देगा। अन्य देशों के साथ एक प्रकार का विदेश नीति का संचालन का भी शुरुआत अशोक ही करेगा। ये सब क्यों करेगा, क्योंकि राज्य के अंदर में समृद्धि है, शांति है, तो राजा को प्रॉपर टाइम मिलेगा विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी को संचालित करने का। ये ध्यान रखना है, मेन इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। अब आगे आते हैं एडिक्ट्स एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि अशोक क्या करेगा, रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से ईरान के राजा से प्रभावित होकर इसने भी रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से जनता को संबोधित किया, प्रशासनिक अधिकारियों को भी संबोधित करेगा, और इसके माध्यम से साम्राज्य के सीमा को क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा, और बहुत ही एथिकल टर्म में करेगा। ये भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या है, इंस्क्रिप्शंस प्लेस्ड थ्रू आउट द एम्पायर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा एंड इन इंपीरियल पॉलिसी। राज्य का जो पॉलिसी है और राजकीय जो धम्म है, दोनों धम्म के विचारों को, राज्य के पॉलिसी को रॉक एडिक्ट पर जो 13 शिलालेख है, 14 शिलालेख बृहत, उस पर लिखवाएगा, जो छोटा छोटा अभिलेख है उस पर लिखवाएगा, ताम्रपत्र इत्यादि का भी वहां प्रयोग किया जाएगा। मतलब राजा क्या करेगा, अपने प्रचार प्रसार का रोल, अभी जो ब्रॉडकास्टिंग होता है तो न्यूज है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, वहां पर सोशल मीडिया नहीं है तो कौन है, पिलर एडिक्ट्स है। उसके माध्यम से राज्य का जो राजधानी है, जो क्षेत्र है जहां पर आबादी है, जिस भाषा को जान रही उस भाषा में लिख के वहां पर रॉक एडिक्ट लगा देगा। जनता भी पढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी वो भी पढ़ेंगे, उसको फॉलो करना जरूरी होगा। ठीक है, इसका क्या है, लीगेसी क्या क्या देखना है, तो आर्टिस्टिक लीगेसी क्या है, द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ में लायन का एक कैपिटल बनाया, जिसको हमने क्या किया, मुद्रा पर अपना अंकित करवा लिया है, हमारा प्रतीक चिन्ह ले लिया गया, एम्बलम। नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हो गया है। स्तूप, यहाँ पर बहुत सारे हजारों स्तूप बनाएगा, और वहां पर मेन जो है ग्रेट स्तूप, सांची का जो स्तूप है अशोक, मेन वहां पर क्या करेगा, उसको पूरा हम कहता है रिजोनेट करा सकता है, रेलिंग लगवाएगा, उसको सुधार करवाएगा, बनवा देगा। लैंग्वेज मोस्टली रिटेन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्रकृत, ब्राह्मी और प्रकृत लैंग्वेज का प्रयोग लोग कर रहे थे, तो जनरली इसी भाषा का प्रयोग करेगा। जो हमारा जो नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट है, जहां पर यूनानी लोग रह रहे हैं, अफगानी लोग उस वक्त रह रहे होंगे, ट्राइबल लोग, तो उनके लिए खरोस्ती और आरामाइक स्क्रिप्ट का प्रयोग करके वहां भी पिलर एक लगवा देगा शाहबाजगढ़ी में, और वहां से भी लोगों को क्या करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा, राज्य के आदेश देने का काम अशोक करेगा। ठीक है, इकोनॉमी कैसा है, तो ट्रेड एस्टेब्लिश्ड द सिंगल करेंसी एंड वास्ट नेटवर्क फॉर रोड्स इंक्लूडिंग द प्रोसिक्यूटर ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो ही इसका निर्माण कराया हुआ है। लंबा एक सड़क का नेटवर्क बनाएगा, व्यापारियों के लिए, राहियों के लिए फलदार वृक्ष लगवाएगा। टोटल का टोटल जो जनोपयोगी, जनता के लिए जो जरूरी है उसी ओरिएंट होकर काम करेगा। क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट इसके राज्य में बहुत अधिक है, तो व्यापारियों को, ट्रेडर्स के लिए भी क्या करेगा, बहुत सारा सुविधा प्रदान करेगा, ताकि राज्य का जो इकोनॉमिक बूस्टअप है वो बढ़े। दूसरा, एग्रीकल्चर बैकबोन है उस समय का, अभी भी देखिए एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन ही है, अनाज नहीं है तो कुछ नहीं, ध्यान रखना है। तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, द स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी, राज्य के द्वारा सिंचाई के सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, और जब सिंचाई का विस्तार करेगा तो उसके लिए छोटा सा टर्म वहां पर टैक्स भी राज्य की जनता से लेगा। तो राजा यहाँ पर लोन भी प्रदान करेगा, सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बढ़ाएगा, मल्टीपल क्रॉप्स उत्पादन होंगे उसको जमा करेगा, कलेक्ट करेगा, उसका यूटिलाइज करके राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, एक सही तरीके से चलाने का काम करेगा, फंक्शनिंग करेगा। सोशल स्ट्रक्चर, मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर है, जो सेल्यूकस निकेटर का दूत होता है, इसके राज्य में आएगा। इसने वहां जो कहानी लिखा इंडिका में, तो इंडिया में सोसाइटी के बारे में, यहाँ पर लोगों के बारे में, कास्ट के सिस्टम के बारे में, यहाँ का प्रोफेशन क्या क्या था उसकी जानकारी लिखता है इंडिका में। यहाँ के समाज पर भी वो चर्चा करता है, समाज के लोगों पर भी चर्चा करता है। तो इंडिका क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर चूंकि यूनानी लोग है, तो यूनान का जो कल्चर और सोसाइटी है उसको आधार बनाकर यहाँ के सोसाइटी से तुलना भी करेगा, लिखेगा भी। बहुत सारा चीज का गलत भी, जैसे दास प्रथा के बारे में बोलता है कि यहाँ दास नहीं होते, जो कि यहाँ पर दास होते थे। ठीक है, लेकिन उनका जो सूझबूझ है यूनान वाला, उसको इंप्लीमेंट करके यहां पर लिखेगा। तो कम से कम इंडिका में अशोक के प्रशासन के बारे में जानकारी तो देगा, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी तो देगा। तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य के काल का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का टोटल प्रशासनिक व्यवस्था इसमें देगा। तो लिटरेरी सोर्सेज में और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तहत ही मौर्य एम्पायर के बारे में जानते हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उसका यहाँ पर जो पिलर एडिक्ट है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये सब चीजें जो है आपको जानने, इसलिए भी आपको जानना है क्योंकि कभी कभी सोर्सेज के बारे में पूछता है कि मौर्य एम्पायर के
जानकारी के मेन सोर्स क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। यहाँ पर हिस्टोग्राफी में आपको नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है जो सिलेबस में पूछा जा सकता है वही करक्स या जिस्ट को मैंने आपके साथ शेयर किया है। डिक्लाइन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों यहां पर एम्पायर डूब जाता है, डिक्लाइन का मेन कारण क्या है, तो वीक सक्सेसर, जो बाद के राजा होंगे कमजोर होंगे, उसमें उतनी दूरदर्शिता नहीं होगी, विजनरी नहीं होंगे और उनके पास पॉलिटिकल पावर भी उस प्रकार का नहीं होगा। क्योंकि जब तक विजन क्लियर नहीं है तब तक, जैसे जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न नहीं जानेंगे, तब तक आप अंधाधुंध गोली चलाइएगा, टारगेट फिक्स आपका है ही नहीं, तो बिना तैयारी के युद्ध में उतरिएगा, पहला ही गोली लगेगा, मारा जाइएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है सक्सेसर जो आएंगे उनके पास या तो पॉलिटिकल विजडम नहीं है, उतना अधिक लोकप्रिय भी नहीं होंगे और इनके पास आइडिया नहीं होगा कि शासन कैसे करना है। यही कारण क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर पतन हो जाएगा। अशोका के डेथ के बाद 232 में एम्पायर धीरे धीरे क्या होगा, उसका फ्रैक्चर, अलग अलग भागों में वहां पर विद्रोह होने लगेंगे, सामंत जो फ्यूडल सिस्टम वाला सामंत है वो बढ़ने लगेगा, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग का सामंत ही कब्जा करके रहने लगेगा। क्योंकि इसको पता है कि अब वैसा राजा अशोक के टाइप का राजा नहीं है, उसका पुत्र कुणाल भी आएगा, संप्रति भी आएगा, राजा दशरथ भी आएगा, अंतिम साल तक वृद्धरथ भी आएगा। वृद्धरथ इतना कमजोर होगा कि पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करके, जिसका सैनिक कमांडर होता है, सोलरनी कमांडर, और क्या करेगा, शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर देगा। ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेन, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ मैसिव आर्मी एंड अ वास्ट ब्यूरोक्रेसी ड्रेन्ड द ट्रेजरी। क्योंकि अशोक के समय में बहुत बड़ा ट्रेजरी भी था, ट्रेजरी का आकार भी बहुत वास्ट था, बहुत मल्टीपल सोर्सेज से वहां पर टैक्स वसूले जा रहे थे, कलेक्ट किए जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, कलेक्शन भी कम हो गया है, ट्रेड एग्रीमेंट भी लो पड़ गया है, विदेशी इन्वेड होने की भी शुरुआत हो चुकी है, प्रांत में अलग अलग जो प्रांतपति है वो विद्रोह करना शुरू करे, विभिन्न प्रकार के रिवोल्ट हो गए हैं। राजा के पास उस प्रकार का विजडम नहीं है, विजनरी नहीं है, ताकि अशोक के टाइप के शासन को सशक्त बना सके। यही कारण होता है कि अलग अलग प्रांत में विद्रोह होना शुरू करेगा, उतना बड़ा मिलिट्री को संभाल नहीं पाएगा, ट्रेजर खाली हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इंड क्या होगा, 185 BCE में द लास्ट मौर्यन रूलर है, उसका नाम है बृहद्रथ, उसको हार देगा, उसकी हत्या कर देगा। जनरल उसका था कमांडर चीफ, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और शुंगा डायनेस्टी की स्थापना कर देगा। मौर्यों के द्वारा क्या क्या मिले, इसका मेन लीगेसी क्या क्या है, तो पॉलिटिकल यूनिटी। मौर्य एम्पायर में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज यूनिफाइड अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी। एकमात्र राजा जिसने अखंड भारत को जन्म दिया, मौर्य एम्पायर। भारत का पूरा क्षेत्र, साउथ इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट, चूंकि 8वीं की जनजाति है, वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल इकोनॉमी कर रहा, राजा को कुछ विशेष वहां से मिलना नहीं था, उसको छोड़ के यहाँ नॉर्दर्न वेस्टर्न मतलब अफगानिस्तान तक के पार्ट को अपने अंदर कर लेगा। मतलब यूनिटी देखा जाए तो भारत का उस वक्त का जो बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल मैप है, वो सबसे ज्यादा विस्तृत होगा। तो यूनिटी का देने का काम, पॉलिटिकल यूनिटी देने का काम कौन करेगा, मौर्य करेगा। इसके बाद फिर देखेंगे डिक्लाइन फेज ही हमको मिलना है, ऐसा फेज दोबारा नहीं आएगा। दूसरा, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा, और बौद्ध धर्म का जो नियम है, अशोक का जो मिशन है, बुद्धिज्म को श्रीलंका भेजेगा, अपने पुत्र महेंद्रा संघमित्रा को भेजेगा, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा, वर्मा में, सेंट्रल एशिया में अपना मैसेंजर भेजेगा, एम्बेसडर भेजेगा, बौद्ध धर्म का प्रमोट कराएगा। इसलिए प्रमोट कराएगा कि बौद्ध धर्म का प्रभाव उनके इकोनॉमी पर पड़ेगा, उनके राज्य पर पड़ेगा, तो एक तो पर्यटन बढ़ेगा, दूसरा वहां पर बौद्ध धर्म के प्रभाव में वो आक्रमण करने का सोच रहे होंगे, वो भी सोचना बंद कर देंगे, और पीस और प्रोग्रेस का काल होगा अशोक के समय का। इसको ध्यान रखिएगा। सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, द अशोका चक्र एंड द लैंड कैपिटल रिमेन्स सेंट्रल टू मॉडर्न इंडिया नेशनल आइडेंटिटी। अशोक ने जो एम्बलम बनाया, अशोक ने जो सिंह स्तंभ बनाया, वो हमारे राजकीय चिन्ह के रूप में आज भी मौजूद है। राष्ट्र धर्म के लिए उस वक्त का जो अशोक का जो मैनिफेस्टो रहा था, उसको किसी न किसी रूप में हमने स्वीकार कर लिया है, और हमारे भारत के एक प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक के एम्बलम का यूज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अशोका या मौर्य एम्पायर के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। कंक्लूजन क्या है, द मौर्यन एम्पायर वॉज नॉट जस्ट ए मिलिट्री पावर हाउस बट ए पायनियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एंड एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस, धर्म को लेकर, धर्म का प्रमोट करके, धर्म के जरिए ही अपना वो रीच बढ़ाएगा अंतिम व्यक्ति तक। पीपल ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज होंगी वो धर्म के कारण है। तो एथिकल गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नेंस क्यों, जनता को हमेशा धर्म, सारी प्रजा मेरी संतान है, प्रजा को कहेगा माता पिता की सेवा करो, राज्य की इकोनॉमी को चलाओ, अधिकारियों की सहायता करो। ये सब जो कोई भी चीज राजा ऐसा कर रहा है, राजा को फायदा नहीं है तो क्यों कहेगा। तो राजा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मिनिमाइज करेगा, और यहां पर सोशल कॉस्ट को ज्यादा वो क्या करेगा, गेन करेगा, जिसका फायदा होगा, ट्रेजर उसका भरा रहेगा हमेशा। दूसरा, यहां पर इकोज ऑफ अशोका धम्मा स्टिल रिजोनेट इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल पीस। देखिए, वैश्विक शांति के लिए अभी बौद्ध धर्म का प्रयोग, बौद्ध भगवान बुद्ध और चाणक्य दोनों रूल को हम लोग यूज करते हैं हमारे भारत के फॉरेन पॉलिसी में। बुद्धा लॉ भी है, चाणक्य लॉ भी है। बुद्धा रूल में क्या करता है कि
शांति के द्वारा धम्म का बात करके, धर्म का बात करके, पीस की चर्चा करेंगे, टूरिस्ट का आदान प्रदान करेंगे और इकोनॉमिक पैटर्न बनाएंगे। एक तो दूसरा ये हो गया, हम शांति पूजक है, शांति प्रिय देश है, आप हमारे साथ जुड़िए, ऐसा करके अपना काम चला लेंगे। दूसरा, जहां पर जरूरत पड़ेगी आयरन रूल की, वहां पर चाणक्य को लेंगे और चाणक्य के नियम को लागू करेंगे। और वहां जैसे पाकिस्तान के साथ अभी हम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ऐसे ऐसे जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है जो हमारे लिए खतरनाक है, उनके लिए चाणक्य लॉ हम यूज करते हैं। बाकी जो म्यांमार है, इंडोनेशिया है, जावा है, जो बुद्धिस्ट कंट्री है, उनके साथ हम सॉफ्ट कॉर्नर यूज करते हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर, हार्ड कॉर्नर, दोनों लीगेसी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ही देन है, मतलब मौर्य एम्पायर का देन है, जो हम फॉरेन पॉलिसी में उसको आज भी यूटिलाइज कर रहे हैं और आज भी कम से कम सस्टेन किए हुए हैं। तो ये था आज का टोटल टॉपिक, जो हमने मॉडर्न एम्पायर का एक प्रकार का जिस्ट आपको हमने प्रदान कर दिया। जब मेन टॉपिक जब आता है यहाँ पर बस इतना चीज को समझना है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जब तक आप नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट को, तब तक फैक्ट रटिएगा, कुछ दिन याद रहेगा, बाद में भूल जाइएगा। तो हमें क्या करना है, इसी पैटर्न को, इसी पैडागोजी के साथ हमको चलना है। और ये जो पैटर्न है, इसमें सबसे अधिक फायदा आपको ये होने वाला है कि जब एक बार आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके साथ हो जाती है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, तो किसी प्रकार का फैक्ट आपको परेशान नहीं का, जो फैक्ट काम का होता है कॉन्सेप्ट के दौरान मैं खुद यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ। तो चलिए अगला जो सेक्शन होगा मौर्य के बाद हम पोस्ट मौर्यन की चर्चा करेंगे, शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी की तरफ चलेंगे। जो बच्चे नए होंगे या वो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, द प्रेप हैक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, सभी वीडियो आपको समय पर मिलेंगी और इसका लिंक अन्य बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा हमारा रीच बढ़े और सभी का कल्याण हो सके। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भांति इस शब्द को हम अनुपालित करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले सेक्शन में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट हो, ऐसी आशा मैं करता हूं और ऐसा ही गुजारिश भगवान से करूंगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।